U84 हिंदी अध्याय 831 जल कारागार तकनीक _3। मैंने कई दिनों तक इंतजार किया, तब कहीं जाकर प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर ने ये कार्य स्वीकार किया। और मेरिट पॉइंट्स में हमारा हिस्सा ज्यादा नहीं है। वह आदमी खुद को रोक न सका और बोला, वास्तव में 100 से कुछ अधिक अंक। द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए उन अंकों को अर्जित करना केवल कुछ फॉर्मेशन बनाना था, बिना बाहर जाए, बिना इधर उधर भागे और उससे भी अधिक बिना कोई जोखिम उठाए। यह अभी ज्ञात नहीं है कि यह व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं। प्रथम श्रेणी, मुझे लगता है कि यह शायद ही विश्वसनीय है। ... चलो बस काम चला लेते हैं, जैसी स्थिति अभी है कोई विकल्प नहीं बचा है। तो फिर इंतजार करते हैं। सुनहरे लाल ताओवादी वस्त्र पहने आदमी ने आह भरी, फिर आसमान की ओर देखते हुए कहा, समय बहुत हो गया है, मुझे आश्चर्य है कि फॉर्मेशन मास्टर कब आएगा। मैं यहाँ हूँ। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी। तीनों ने आश्चर्य से मुड़कर एक ओर देखा और एक युवा किसान को देखा, जिसके छोटे से चेहरे पर नाराजगी थी और वह कह रहा था, मैं यहाँ कुछ समय से हूँ, और मैंने सुना है कि तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो। तीनों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। सौम्य दिखने वाली महिला ने आश्चर्य से कहा, तुम। मोहुआ ने कहा, मैं मोहुआ हूँ। वह आदमी एक पल के लिए चौंक गया। मोहुआ। महिला ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह उस फॉर्मेशन मास्टर का नाम है जिसने कार्य स्वीकार किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक जूनियर भाई था। फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में, कम साधना के साथ, और स्पष्ट रूप से युवा और स्पष्ट रूप से नव दीक्षित होने के कारण। उस आदमी ने धीमी आवाज में पूछा, युवक, क्या तुम इस संप्रदाय में नए हो? मोहुआ ने सिर हिलाया। कुछ चौंककर वह आदमी उस सज्जन महिला की ओर मुड़ा और पूछा, क्या ताइक्सू गेट ने अपने नियम बदल दिए हैं? क्या नवदीक्षित व्यक्ति भी कार्य स्वीकार कर सकता है? महिला ने हैरान होकर कहा, मैंने किसी भी बदलाव के बारे में नहीं सुना है। तो फिर ये? तीनों ने अपनी नजरें मोहुआ की ओर घुमाई। मोहुआ ने कहा, बड़े मास्टर जून ने मुझे ये कार्य करने के लिए कहा। मोहुआ ने एक बार फिर एल्डर मास्टर जून का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि एल्डर मास्टर जून ने उन्हें केवल शुरुआती स्तर के कार्य करने की अनुमति दी थी, जैसे कि सीढ़ियां साफ करना, पहाड़ी द्वार देखना, संरचनाएं बनाना और उन्हें पाप साधकों का पता लगाने जैसे अधिक खतरनाक कार्यों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। बड़े मास्टर जून। वह आदमी कुछ आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि ताइक्सू गेट वाली महिला को ही यह बात समझ में आई थी। यह एल्डर मास्टर जून है। कोई आश्चर्य नहीं। यदि एल्डर मास्टर जून इस जूनियर भाई को शॉर्टकट लेने की अनुमति देने के लिए तैयार थे और उन्होंने उसे समय से पहले ही ताइक्सू टोकन क्षमताओं तक पहुंच प्रदान कर दी थी, तो इसका मतलब था कि इस बच्चे की वास्तव में एक असाधारण पृष्ठभूमि थी। कम से कम एल्डर मास्टर जून के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। ऐसे मामलों के बारे में बहुत गहराई से पूछना अच्छा नहीं था। लेकिन वह सज्जन महिला कुछ परेशान थी। इतना युवा कनिष्ठ भाई, कम साधना, कमजोर आधार और कम अनुभव के साथ, भले ही उसके पास कुछ गठन कौशल हो, वे उसे ऐसे खतरनाक कार्य पर कैसे ले जा सकते थे? इसके अलावा क्या वह वास्तव में संरचनाओं को जानता था? महिला ने धीरे से पूछा, जूनियर भाई, आप संरचनाएं जानते हैं? मोहुआ ने देखा कि वे उसे मजे के लिए साथ ले जाने में अनिच्छुक लग रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अवसर का लाभ उठाने के लिए उसे स्वयं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। फिर उन्होंने उसे यह कहकर सही किया, सिर्फ जानता हूं नहीं, बल्कि इसमें कुशल हूं। बाकी तीन लोग अचंभित रह गए। इतना युवा साधक ये कहने का साहस कैसे कर सकता है कि वह संरचनाओं में कुशल है? मोहुआ ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है। मेरी परीक्षा लो। बेहतर होगा कि मुझे कुछ जटिल संरचनाओं के साथ परीक्षण किया जाए जिन्हें मैंने पहले नहीं सीखा है। सुनहरे लाल ताओवादी वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, मैं आपकी थोड़ी परीक्षा लेता हूँ। मोहुआ बहुत उत्सुक था, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी। सुनहरे लाल वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए परीक्षण केवल प्रथम श्रेणी के गठन ज्ञान के बारे में थे, जो मोहुआ के लिए अत्यंत सरल था, और कभी कभी द्वितीय श्रेणी के गठन को छूता था, लेकिन फिर भी काफी सही था, जो वास्तव में यह नहीं दर्शाता था कि वह कितना दुर्जय था, और न ही उसने बिना किसी प्रयास के किसी भी नई तकनीक का लाभ लिया था। मोहुआ ने आसानी से उस आदमी के सवालों का जवाब दिया, और ये देखकर कि वह आदमी बोल नहीं रहा है, उसने फिर पूछा, क्या इससे भी कठिन कुछ है?
या क्या आप मुझे परखने के लिए कोई बहुत ही कठिन संरचना ढूंढ सकते हैं? वह आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया और हार मानकर बोला, मैं आपकी परीक्षा केवल इसी से ले सकता हूं। वह मुख्य रूप से तलवार साधना का अभ्यासी था। संरचनाएं ऐसी चीज थी जिसमें वह बहुत कुशल नहीं था। उसने बहुत अधिक प्रयास किए बिना संप्रदाय के आकलन से निपटने के लिए थोड़ा बहुत सीखा था। लेकिन कम से कम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ये तो पता चला कि महुआ के पास संरचनाओं में एक ठोस आधार था, और इस मिशन पर उन्हें वास्तव में एक फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता थी। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार आजमाऊंगा। महुआ अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने सौम्य दिखने वाली वरिष्ठ बहन को अपना सिर हिलाते हुए कहते सुना। नहीं। महुआ आश्चर्यचकित रह गया। ये बहुत खतरनाक है, विनम्र वरिष्ठ बहन ने महुआ से कहा। हालांकि हमारी साधना के साथ इस बार पाप साधक को पकड़ना मुश्किल नहीं है। साधना जगत अप्रत्याशित है और हमेशा ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं जिनसे हम आपको बचाने में सक्षम नहीं हो सकते। उसने अपनी आवाज नर्म कर ली, महुआ को समझाने की कोशिश करते हुए। कनिष्ठ भाई, अपनी वरिष्ठ बहन की बात सुनो, संप्रदाय में वापस जाओ और ठीक से साधना करो। जब तुम बड़े हो जाओ तब ये खतरनाक कार्य करो। ये वरिष्ठ बहन भी दयालु थी। महुआ ने चुपचाप नोट किया, लेकिन वह निश्चित रूप से इस कार्य में भाग लेने जा रहा था। वह द्वितीय श्रेणी जल कारावास तकनीक के मंत्र के बदले में 200 से अधिक योग्यता अंक खर्च कर चुका था। उस पर कुछ लाभ न मिलना वास्तव में एक बहुत बड़ी हानि होती। ये यात्रा केवल सफल हो सकती थी, असफलता कोई विकल्प नहीं थी। ये सोचते हुए महुआ की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या आपको फॉर्मेशन मास्टर की कमी नहीं हो जाएगी? मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, उस सज्जन महिला ने कहा। वरिष्ठ बहन, आपने अभी कहा कि कोई भी कार्य स्वीकार नहीं कर रहा है। मैंने आपकी बात सुनी। महिला आश्चर्यचकित रह गई। चिंता मत करो, महुआ ने कहा, मैं छिपाने की तकनीक जानता हूं, मैं अपनी रक्षा कर सकता हूं। छिपाना? महिला ने एक क्षण सोचा, अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, उसका हृदय अनिर्णय से डगमगा रहा था। तभी दूर से एक और आदमी आया, माफी मांगते हुए, माफ करना, मुझे देर हो गई। और फिर उन्होंने एक एक करके सभी का अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई फैंग, कनिष्ठ बहन कियान, वरिष्ठ बहन मुरुंग। आखिरकार उसने महुआ को देखा और हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। महुआ, तुम भी यहाँ कैसे? महुआ भी आश्चर्यचकित था। इन 5 लोगों के समूह में एक परिचित व्यक्ति भी था। ये व्यक्ति वरिष्ठ भाई शांगुआनजू थे, जिन्होंने उन्हें संप्रदाय में शामिल किया था। ... इस समय महुआ को इस बात की परवाह नहीं थी कि शांगुआनजू वहां क्यों आया है। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाईजू, मुझे अपने साथ ले चलो। फिर उसने जल्दी से शांगुआनजू को देखा, जिसका अर्थ था, मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलो, उन्हें मुझे भी मजे में साथ ले जाने दो। शांगुआनजू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ये क्या हो रहा है? उस सज्जन महिला ने आश्चर्यचकित होकर स्थिति समझाते हुए कहा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? शांगुआनजू ने सिर हिलाया। जूनियर भाई मो का मेरे शांगुआन परिवार के साथ कुछ संबंध है। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि युवा मास्टर यू से संबंधित मामला बाहरी लोगों को बताने के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन फिर शांगुआनजू एक बार फिर परेशान हो गया। महुआ को साथ ले जाना थोड़ा खतरनाक होगा, लेकिन उसे न ले जाने का मतलब होगा उसकी चाची के निर्देश पर ध्यान न देना। अंत में वह बस इतना ही कह सका, जूनियर भाई मो अपने कार्यों में संयम रखना जानते हैं और काफी साधन संपन्न हैं। सीनियर सिस्टम मुरो, शायद हमें उन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। वह सज्जन महिला सोच में पड़ गई। ये देखकर कि आसमान पहले से ही काला पड़ रहा था और अब और देर करने का मतलब होगा कि समय कम पड़ जाएगा, उसने आखिरकार आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। जूनियर भाई शांगुआन, कृपया जूनियर भाई मो का ध्यान रखना। शांगुआनजू ने सिर हिलाया। महुआ ने तब आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मेरा फॉर्मेशन कौशल काफी प्रभावशाली है, मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। वह सज्जन महिला कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी। बहुत प्रभावशाली गठन कौशल। नींव स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक नौसिखिया साधक, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, केवल इतना ही सक्षम हो सकता है। हालांकि इस मिशन के लिए किसी भी अत्यधिक उन्नत संरचना कौशल की आवश्यकता नहीं थी। उस सज्जन महिला ने सिर हिलाकर कहा, चलो चले। महुआ ने बार बार सिर हिलाया। इस प्रकार 2 वरिष्ठ भाई और 2 वरिष्ठ बहनें उनके साथ कनिष्ठ साथी के रूप में ताइक्सू पर्वत से किंडजो शहर होते हुए द्वितीय श्रेणी ध्यानकांद राज्य सीमा की ओर चल पड़े।
रास्ते में मुहुआ ने सूक्ष्मता से पूछताछ की और अन्य लोगों की पहचान जान ली। लंबा और सुंदर भाई, सौम्य स्वभाव वाला और सुनहरे लाल ताओवादी वस्त्र पहने हुए, ताइया संप्रदाय का एक शिष्य था जिसका नाम ओयांग फैंग था। ताइक्सुगेट ताओवादी वस्त्र पहने महिला जिसका नाम मुरोग कयुन था, ताइक्सुगेट की एक वरिष्ठ बहन थी। सुनहरे गुलाबी ब्रोकेड कढ़ाई वाले ताओवादी वस्त्र पहने महिला जिसका नाम हुआ कियान कियान था, सौ फूल संप्रदाय की एक वरिष्ठ बहन थी। कियानजू राज्य की सीमा के भीतर स्थित सौ पुष्प संप्रदाय 12 धाराओं में से एक था। इसके संप्रदाय की सभी शिष्याएं महिला साधिकाएं थीं और संप्रदाय की विरासत महिलाओं के लिए उपयुक्त साधना तकनीकों और ताओवादी कौशलों पर केंद्रित थी। सभी मुहुआ से 7-8 साल बड़े थे। हालांकि वे सभी एक ही संप्रदाय के नहीं थे, फिर भी कियानजू राज्य की सीमा में संप्रदाय के शिष्यों के बीच बातचीत अक्सर होती रहती थी, इसलिए वे एक दूसरे को आदरपूर्वक वरिष्ठ भाई बहन कहकर संबोधित करते थे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि अन्य संप्रदायों के शिष्य ताइक्सुगेट मिशन में क्यों शामिल थे, मुहुआ ने भी इस बारे में पूछा था। वांछित पाप साधकों के लिए इनाम आमतौर पर ताओवादी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, न केवल ताइक्सुगेट के लिए बल्कि आसपास के संप्रदायों के लिए भी जो इनाम को स्वीकार कर सकते थे। मिशन पूरा होने के बाद ताओवादी न्यायालय द्वारा संप्रदाय को इनाम वितरित किया जाएगा, जो बदले में शिष्यों को देने के लिए इसे मेरिट अंकों में परिवर्तित कर देगा। यात्रा करते समय मुहुआ ने वरिष्ठ भाई बहनों का गुप्त रूप से अवलोकन किया और पाया कि उन सभी के पास गहन साधना थी, लगभग निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय साधना तकनीकें थीं और वे अनुभवी भी थे। स्पष्ट रूप से वे इनाम शिकार में अनुभवी थे। मुहुआ ने स्वयं को सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की तथा दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया कि इस मिशन के दौरान उसे अपने महान कौशल से उन्हें प्रभावित करना होगा। यदि वे उसकी वीरता को देख पाते, तभी वे उसे भविष्य में और अधिक मस्ती के लिए अपने साथ लाते। तभी वह अधिक मिशनों में शामिल हो सकेगा और अधिक मेरिट अंक अर्जित कर सकेगा। मिशनों में मिलने के लिए निश्चित रूप से संबंधों की आवश्यकता होती है, और इसमें न केवल ताइक्सुगेट शामिल था, बल्कि 8 महान द्वारों, 12 धाराओं और कियान राज्य के 100 दरवाजों से अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों को जानना भी महत्वपूर्ण था। यहाँ तक कि एक बड़े ढांचे का निर्माण करने के लिए भी कई साधकों की मदद की आवश्यकता होगी। इस युग में अच्छे रिश्ते होने से चीजें आसान हो गईं। जहाँ तक 4 महान संप्रदायों का सवाल है, उसे अभी के लिए छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने सोचा कि वे उनकी पहुंच से बाहर हैं। अल्पविराम। सभी संप्रदायों में हर 10 दिन में एक ही विश्राम दिवस होता है, 2 दिन की छुट्टी। व्यस्त कार्यक्रम के कारण सभी को अपनी अपनी गतिशीलता तकनीकों का उपयोग करते हुए दिन रात यात्रा करनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें द्वितीय श्रेणी डाइनकांग राज्य सीमा तक पहुंचने में 10 घंटे से अधिक का समय लगा। दियानकांग राज्य सीमा कियान राज्य के भीतर एक छोटी राज्य सीमा थी। राज्य की सीमा के केंद्र में माउंट दियानकांग था। पाप साधक वे माउंट दियानकांग में शरण मांग रहे थे। मुहुआ ने इस पाप साधक के बारे में पूछताछ की थी, जिसका असली नाम अज्ञात था। उसे बाल्ड ईगल उपनाम से मध्य चरण आधार स्थापना साधना में वांछित किया गया था। वह अपनी चपलता और अद्भुत व्यूह रचना कौशल के लिए जाना जाता था। बाल्ड ईगल का ताओवादी न्यायालय में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। उसने महिला शिष्यों से बलपूर्वक ऊर्जा प्राप्त की थी और हत्याएं की थीं, और यहाँ तक कि मानव तस्कर के रूप में भी काम किया था तथा युवा साधकों को दानव साधकों के लिए जीविका के रूप में बेचा था। ताओवादी न्यायालय का आदेश था, हो सके तो उसे पकड़कर ताओवादी जेल भेज दो और जल कारागार तकनीक से फांसी दे दो। अगर पकड़ना बहुत मुश्किल हो तो देखते ही फांसी दे दो। दियानकांग पर्वत विशाल और उजाड़ था। ताओ साधना के लिए संसाधनों की कमी थी। लोगों का वहां आना जाना बहुत कम था, जिससे ये पाप साधना करने वालों के लिए एक उपयुक्त आश्रय स्थल बन गया। मुहुआ कई वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ माउंट दियानकांग तक गया। पहाड़ शान से ऊंचे उठे हुए थे, बादलों और धुंध से ढके हुए हल्के पीले रंग का धुंध सभी दिशाओं को अस्पष्ट कर रहा था। मुरोंग कयुन ने कहा, मैंने संप्रदाय से एक इनाम स्वीकार किया है। एक सूचना मिली है कि बाल्ड ईगल यहाँ से 30 मील दूर एक गुफा में अकेला छिपा है। हालांकि ये व्यक्ति सतर्क है और संरचना बनाने में कुशल है और निश्चित रूप से पीछा करने से बचने के लिए रास्ते में संरचनाएं स्थापित करेगा। ये संरचनाएं बहुत परिष्कृत नहीं हो सकती हैं, लेकिन वे अत्यंत गुप्त और पता लगाने में कठिन हैं, जिसके लिए रास्ते में निरीक्षण करने के लिए एक कुशल फॉर्मेशन मास्टर की आवश्यकता होती है। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अन्यथा हम बाल्ड ईगल को चौंका देने और उसे भागने का जोखिम उठाएंगे। मुरोंग कयून ने मोहुआ की ओर देखा। जूनियर भाई मो, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं ये कर सकता हूँ। मोहुआ का आत्मविश्वास देखकर मुरोंग कयून को राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक चिंतित हो गया। ओयांग फैंग को डर था कि मोहुआ दबाव महसूस करेगा, इसलिए उसने कहा, जूनियर भाई मो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और घबराओ मत। ये काम सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। रास्ते में हम नजर रखेंगे और किसी भी कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि बाल्ड ईगल बेहद चालाक है और उससे निपटना मुश्किल है, और वह जो संरचनाएं बनाता है वे बहुत पेचीदा होती हैं। हम मोहुआ ने आभार व्यक्त किया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई फैंग। इस प्रकार समूह आगे बढ़ गया और जैसे ही वे चले, मोहुआ अचानक रुक गया, सड़क के किनारे मिट्टी के एक ताजा टुकड़े की ओर इशारा करते हुए। क्या यही संरचना है? ये सुनकर अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। मुरोंग कयून ने राहत की हल्की सांस ली। सही तभी मोहुआ को एहसास हुआ कि सभी ने उसे देख लिया था, लेकिन उसे परखने के लिए चुप रहे थे। वे सचमुच उस पर भरोसा नहीं करते थे। मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। हुआ कियान उल्टी हुई मिट्टी के पास गया, एक सुनहरा कंपास निकाला, उसे जमीन पर रखा, और जैसे ही कंपास घूमा, प्रकाश की एक चमक हुई और मिट्टी के नीचे छिपे हुए संरचना पैटर्न गायब हो गए। मोहुआ दंग रह गया। ये कंपास क्या है? मुरोंग कयून आश्चर्यचकित रह गया। तुम्हें नहीं पता? मोहुआ ने ईमानदारी से सिर हिलाया। जानना जानना है, न जानना न जानना है। अपने सभी वरिष्ठों के आसपास होने के कारण, एक कनिष्ठ भाई होने के नाते उसे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। मुरोंग कयून ने आह भरी। इसे व्यूह रचना तोड़ने वाला कंपास कहते हैं। इस तरह के कंपास से कुछ साधारण संरचनाओं का भी मुकाबला किया जा सकता है। क्या ये सभी संरचनाओं पर काम करता है? मोहुआ ने पूछा। मुरोंग कयून ने अपना सिर हिलाया। विभिन्न संरचनाओं को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के कंपास की आवश्यकता होती है, जैसे कि 5 तत्व, 8 ट्रिग्राम दिशाएं। उन्हें पूर्ववत करने के लिए उनका मिलान होना चाहिए, और संरचना पैटर्न बहुत जटिल नहीं हो सकते। ओह, मोहुआ ने कुछ नया सीखा और चुपचाप उस पर ध्यान दिया। तो एरे को तोड़ने के लिए कंपास जैसी चीजें हैं। उन्होंने हमेशा समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद पर भरोसा किया था और कभी भी ऐसे आलसी तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है। मोहुआ उत्सुक हो गया। व्यूह रचना को तोड़ने के लिए कंपास का उपयोग करते हुए हुआ कियान ने छिपी हुई संरचना को भंग कर दिया, फिर अपने हाथों की एक झटकी से आध्यात्मिक शक्ति को फैलाया, मिट्टी को हटा दिया और उसके नीचे दबी एक छोटी पत्थर की डिस्क को प्रकट किया, जिस पर संरचना पैटर्न उकेरे गए थे। पैटर्न परिचित तो लग रहे थे, लेकिन कुछ हद तक अपरिचित भी थे, संभवतः नियमित फॉर्मेशन पैटर्न का एक रूप थे। उन्हें पहचानने में असमर्थ मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक पूछा, वरिष्ठ बहन मुरोंग, पत्थर की डिस्क पर यह कौन सी संरचना है? मुरोंग कयून रुका। अन्य लोगों ने भी असहाय होकर अपने हाथ माथे पर रख लिए। शांगगुआनजू के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति भी थी। इतनी सरल संरचना को न जानते हुए, संरचनाओं में कुशल होना वास्तव में कुशल होना नहीं था। मुरोंग कयून ने आह भरी और अनिच्छा से समझाया, इसे लघु युआन चुंबकीय संरचना कहा जाता है। यह एक प्रथम श्रेणी संरचना है, जो निगरानी और रक्षा के लिए प्रेरण बलों को आकर्षित करने के लिए पैटर्न के भीतर चुंबकीय गुणों का उपयोग करती है। लघु युआन चुंबकीय संरचना। मोहुआ ने चुपचाप इसे याद कर लिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह प्रथम श्रेणी की संरचनाओं में इतने कुशल थे और उन्होंने इतना कुछ सीखा था। फिर भी कुछ लोग अभी भी जाल से बच निकले। वास्तव में उससे अधिक बाहर निकलने की जरूरत थी। साधना जगत विशाल और असीम था, संभवतः हर जगह संरचनाओं से भरा हुआ था, जो उसके सीखने की प्रतीक्षा कर रहा था। लघु युआन चुंबकीय संरचना। मोहुआ ने चुपचाप पाठ किया, फिर कहा, वरिष्ठ बहन मुरोंग, एक क्षण रुकिए, मैं इससे सीखूंगी। मुरोंग कयून चुप हो गया। इस कनिष्ठ भाई को एक संरचना का सामना करते हुए उसे मौके पर ही सीखना पड़ा। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। सौभाग्य से मोहुआ को छोटे युआन चुंबकीय संरचना के गठन पैटर्न को याद करने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर समूह फिर से रवाना हो गया। जैसे जैसे वे चलते गए, मोहुआ चुपचाप सोचता रहा। लघु युआन चुंबकीय संरचना, प्रथम श्रेणी 9 पैटर्न संरचना, इसका कार्य और कंपास पेरेंट चाइल्ड कंपाउंड संरचना, जिसका उन्होंने उपयोग किया था, कुछ हद तक समान थे। दोनों का उपयोग इलाके का सर्वेक्षण और निगरानी करने के लिए संरचना स्थापित करने के लिए किया गया था।
लेकिन ये संरचना कुछ विशेष थी। लंबे समय तक विचार करने के बाद मोहुआ को अचानक एहसास हुआ कि यह संरचना वास्तव में बागुआ संरचना विधि का एक रूपांतर है, जो जटिल पैटर्न को सरल रूपांतर में सरल बना देता है। मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में गणना की और अचानक चौंक गया। उन्होंने पाया कि इस लघु युवान चुंबकीय संरचना, इसके मूल का पता लगाते हुए इसके मौलिक पैटर्न को वास्तव में थंडर पैटर्न में खोजा जा सकता है। थंडर पैटर्न, ये सही नहीं था। मोहुआ पूरी तरह से चकित था। उनकी स्मृति में थंडर फॉर्मेशन स्वर्गीय दाव फॉर्मेशन के शीर्ष पर था, जिसमें वह कानून था जो भयानक अमर पैटर्न के साथ उन्मूलन करता था, जो सभी जीवित प्राणियों को वश में करने में सक्षम था। लेकिन थंडर का ओरिजिनल मैग्नेट से क्या संबंध है? लघु युवान चुंबकीय संरचना का पैटर्न विपरीत रूप से बदलते हुए थंडर पैटर्न में क्यों विकसित होगा और इससे थंडर ट्रिग्राम संरचना विधि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा? मोहुआ सवालों से भरा हुआ था, लेकिन उस समय अभी भी एक मिशन के साथ उसके पास आगे सोचने का समय नहीं था। मोहुआ ने इन शंकाओं को अपने दिल में ही रखने का फैसला किया और वापस आकर इन पर गहराई से विचार करने की योजना बनाई ताकि देख सके कि क्या उसे कुछ समझ आता है। कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षण जानता है तो ये कठिन नहीं है। एक ही नज़र में मोहुआ ने छोटे युवान चुंबकीय संरचना पैटर्न को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। जब उसने पुनः पहाड़ी की ओर देखा तो वनस्पति और पत्थर में गुंथी हुई वे संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। अपनी दिव्य इंद्रिय के प्रभाव से मोहुआ ने सब कुछ देख लिया। उस बड़ी चट्टान के पीछे एक संरचना है। आगे पहाड़ी रास्ते के बीच में लगभग 30 फीट की दूरी पर एक और है। ... छाल के नीचे एक छोटा युवान चुंबकीय संरचना भी है। जंगल में बाईं ओर एक राक्षस जानवर छिपा हुआ है, उसका दाहिना पैर घायल है और उसके मांस के नीचे धंसे ब्लेड पर एक छोटा युवान चुंबकीय संरचना भी बनी हुई है। अल्पविराम। जैसे ही मोहुआ चला उसने सब कुछ इंगित किया। मुरोंग कय्यून और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित होने लगे। मोहुआ द्वारा स्पष्ट संरचनाओं को देखना उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन वह बिना चूके हर एक जटिल और कठिन संरचना को भी चिन्हित कर रहा था। यहाँ तक कि वे संरचनाएं जो चालाकी से दूरस्थ स्थानों पर स्थापित की गई थीं, जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था या जो समय रहते उन्हें दिखाई नहीं देने के कारण बहुत दूर थीं, वे भी मोहुआ की दिव्य अनुभूति से बच नहीं सकी। अब तक उन्हें कुछ हद तक विश्वास हो गया था कि मोहुआ में सचमुच कुछ क्षमताएं हैं। निर्माण में कुशल कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से प्रभावशाली थी। सभी लोग निश्चिंत हो गए और मोहुआ को गर्मजोशी भरी निगाहों से देखने लगे। खतरों से भरे एक संप्रदाय मिशन पर वे अपने साथ कोई बोझ नहीं लाना चाहते थे, हालांकि यह बोझ देखने में आकर्षक था। 2 घंटे बाद समूह एक पहाड़ी पर पहुंचा। यह देखने में साधारण लगता था, लेकिन वनस्पति के नीचे एक गुप्त गुफा का प्रवेश द्वार छिपा हुआ था। गुफा के अंदर बाल्ड ईगल के नाम से जाना जाने वाला भगोड़ा छिपा हुआ था। समूह कुछ चट्टानों के पीछे छिप गया और अपनी कब्जा योजना पर चर्चा करने लगा। लेकिन ये मामले मोहुआ के लिए अप्रासंगिक थे। उनकी भूमिका मुख्य रूप से संरचनाओं को सुझाने में थी। अब तक उन्होंने अपना अधिकांश कार्य पूरा कर लिया था, शेष कार्य में उनकी भागीदारी की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि सीनियर सिस्टर मुरोग ने कहा था, छिपे रहो, अपने आप को प्रकट मत करो, अपनी अच्छी तरह से रक्षा करो और यदि आवश्यक हो तो भाग जाओ। यह मोहुआ के लिए चिंता का विषय था और साथ ही उसे अनजाने में उनकी योजनाओं को विफल करने से रोकने के लिए भी था। यदि उसे बाल्ड ईगल द्वारा पकड़ लिया गया और बंधक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो स्थिति अत्यंत भयावह हो जाएगी। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया, बहन चिंता मत करो। वह अपने जीवन को बचाने में काफी कुशल थे। हालांकि ये सोचकर कि यदि उसके वरिष्ठों ने शीघ्रता से कार्य किया और बाल्ड ईगल को मार दिया तो उसे अपने अद्भुत कौशल दिखाने का मौका नहीं मिलेगा और फिर वे उसे भविष्य के इनामों में शामिल नहीं कर पाएंगे। मोहुआ ने मन ही मन सोचा कि उसे अभी भी खुद को उपयोगी बनाना चाहिए। जंगल उजाड़ था, पहाड़ी शांत थी, घास फूस और पत्थर अस्त व्यस्त थे, मानवीय गतिविधि का कोई निशान नहीं था। मोहुआ की दिव्य भावना सूक्ष्म रूप से टिमटिमा रही थी, चारों ओर फैल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जब वह फुसफुसाया, यहाँ से 150 फीट पश्चिम में एक ट्रैप गोल्ड फॉर्मेशन है, द्वितीय श्रेणी का 11 पैटर्न। पूर्व में 150 फीट की दूरी पर एक ट्रैप्ड माउंटेन फॉर्मेशन है, एक बागुआ माउंटेन ट्रैपिंग फॉर्मेशन द्वितीय श्रेणी का 14 पैटर्न। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक जैन माउंटेन संरचना है, द्वितीय श्रेणी की। गुफा के बाहर 10 फीट की दूरी पर एक
छोटा युआन चुंबकीय संरचना है, लेकिन ये भी दूसरे दर्जे का है। अल्पविराम। मो हुआ ने आसपास की सभी संरचनाओं को सूचीबद्ध किया, एक भी संरचना छूटी नहीं। वस्तुतः बाल्ड ईगल की मांद को देखा न केवल मुरो कयुन बल्कि ओयांग फैंग और अन्य लोग भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। क्या आपने द्वितीय श्रेणी की फॉर्मेशंस का अध्ययन किया है? मो हुआ ने विनम्रता से उत्तर दिया, थोड़ा सा। सभी लोग थोड़ा हैरान हुए, एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस मासूम चेहरे वाले जूनियर भाई को बहुत कम आंका था। उन्होंने दूसरों द्वारा बनाई गई हर संरचना को बिना किसी चूक के देखा था। संरचनाओं के बारे में ऐसा गहन कौशल और समझ अत्यंत गहरी होनी चाहिए। वास्तव में कोई भी साधारण व्यक्ति 8 महान द्वारों में प्रवेश नहीं कर सकता। उनके फॉर्मेशन मास्टर को व्यर्थ में नियुक्त नहीं किया गया था। ओयांग फैंग ने अपनी दिव्य इंद्री जारी की। मो हुआ ने जो कहा था उसकी पुष्टि करते हुए मो हुआ के इशारा किए बिना वह इन संरचनाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, प्रशंसा में सिर हिलाते हुए। बुरा नहीं है जूनियर भाई, मो को धन्यवाद। इससे हमारे लिए बाल्ड ईगल को पकड़ना बहुत आसान हो गया है। चलो योजना के साथ आगे बढ़ते हैं और बाल्ड ईगल को बाहर निकालते हैं। मो हुआ मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने आह भरी। कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग चौंक गए। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, बाल्ड ईगल ने हमें देख लिया है। ओयांग फैंग और अन्य लोगों के चेहरे काले पड़ गए और उन्होंने ध्यानपूर्वक ध्यान केंद्रित किया और देखा कि एक गहरी और शीतल दिव्य अनुभूति ने उनके आसपास के वातावरण को भर दिया था और उन्हें पता भी नहीं चला कि वह कब प्रकट हुई थी। एक क्षण में मो हुआ ने पहचान लिया। 16 पैटर्न दिव्य चेतना फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण का शिखर। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं। ओयांग फैंग थोड़ा स्तब्ध दिखे। मुरो कयुन और अन्य लोग भी कुछ हद तक चकित थे। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था। इस जूनियर भाई को ये सब कैसे पता चला? लेकिन जब दुश्मन बहुत बड़ा था तो पूछताछ करने का समय नहीं था। ओयांग फैंग की निगाहें दृढ़ता से कठोर हो गईं, मार डालो। फिर अचानक हत्या की मंशा जाग उठी। तलवार क्यूई की एक घनी लहर जिसमें विचित्रता का एक संकेत था, हवा को चीरती हुई आए और उस विशाल चट्टान को तोड़ दिया जहां वे छिपे हुए थे। लेकिन ओयांग फैंग ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उन सभी का मुकाबला किया। धूल के जमते ही धूल और पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे। ओयांग फैंग लाल सुनहरे पीले मेपल तलवार को पकड़े हुए बाकी लोगों के सामने खड़ा था। उसका ऊंचा रुख और तीखे चेहरे एक असाधारण आभा बिखेर रहे थे। शांगुआन जू ने बैकहैंड से स्ट्रीमर जॉइंट स्वॉर्ड प्राप्त किया। उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार था। हुआ कियान का सुंदर हाथ आगे बढ़ा, उसके सामने दर्जनों 100 फूलों वाली आत्मा सुइयां तैर रही थी। मुरो कयुन की उंगलियों ने जादू रचा और उसके बालों में लगी हेयरपिन चमक उठी जिससे बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। उसकी उंगलियों के पोरों में भी जादू इकट्ठा हो रहा था। का समय आ गया है। मो हुआ को संकट का आभास हुआ और वह तुरंत दूर भाग गया, छिपने की तकनीक का प्रयोग करते हुए। एक छोटा सा लबादौड़ लिया, एक बड़ा पत्थर का गड्ढा ढूंढा, लेट गया और खुद को छिपा लिया। फिलहाल लड़ाई से उसे कोई सरोकार नहीं है। इतने सारे वरिष्ठ भाई बहनों के साथ वह रास्ते से हटकर रह सकता था। मुरो कयुन ने मो हुआ को देखा, उसकी तीव्र बुद्धि को देखा। दुश्मन की तलवार क्यूई के पहुंचने से पहले ही उसने इसे भांप लिया और जल्दी ही सभी के पीछे पीछे हट गया, खुद को छुपा लिया, जिससे मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी सभी ने राहत की सांस ली। विशेष रूप से शांगुआनजू वेनरेनवान ने उन्हें मो हुआ की देखभाल करने का काम सौंपा था। अगर मो हुआ को कुछ हुआ तो आंटी वानर निश्चित रूप से उसे दोषी ठहराएंगी। अब जब मो हुआ को खतरे का आभास हो गया और वह दूर छिप गया और वह खुद को भी छिपा सकता था बिना ये जाने कि वह कहाँ है, तो उसे राहत महसूस हुई। उसी समय कुशांग गुफा के प्रवेश द्वार पर कई साधक प्रकट हुए। सामने वाला व्यक्ति भूरे रंग का वस्त्र पहने, संकरी आंखों और बाज जैसी नाक वाला, अधेड़ उम्र का था। उसका रूप भयावह था। उसके पीछे 5 किसान चल रहे थे, सभी काले कपड़े पहने हुए थे तथा अच्छे चरित्र के नहीं लग रहे थे। यद्यपि मो हुआ दूर छिपा हुआ था, वह तीक्ष्ण कान वाला और चौकस था। उसने इन लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखे और अपने मन में अनुमान लगाया कि भूरे वस्त्र वाला साधक कुख्यात गंजा ईगल होगा जिसने कई बुरे काम किए होंगे। लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका। गंजा ईगल, गंजे ईगल, वह गंजा क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने विग पहना हो? ऐसा नहीं हो सकता। तार्किक रूप से नाम गलत हो सकते हैं, लेकिन उपनाम कभी गलत नहीं होते।
यदि वह गंजा नहीं था तो वे उसे गंजा ईगल क्यों कहेंगे? मुंह हुआ कुछ उलझन में था। इस बीच भीषण युद्ध छिड़ने की कगार पर था। एक और संप्रदाय के शिष्य थे जिन्हें ताओवादी न्यायालय द्वारा पाप साधकों का पीछा करके पुण्य अर्जित करने का कार्य सौंपा गया था। दूसरे पक्ष में वे पाप साधक शामिल थे जो ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित थे और जिन्होंने जघन्य अपराध किए थे। दोनों पक्षों का लड़ाई रोकने का कोई इरादा नहीं था और बिना किसी शब्द के आदान प्रदान के मौत की लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, 5 तत्व मंत्र उड़े और साथ ही कुछ अजीब आध्यात्मिक कलाकृतियां और तलवार क्यूई आपस में गुंथी हुई थीं। मुंह हुआ चुपके से झाड़ियों में लेट गया, अपना सिर बाहर निकाला और लड़ाई को देखा। उसका दिमाग दोनों पक्षों की ताकत का अनुमान लगा रहा था। उसके पक्ष में 5 लोग थे, लेकिन चूंकि वह झाड़ियों में दुबका हुआ था इसलिए केवल 4 ही मैदान में उतरे, सभी मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन के साथ। विपरीत दिशा में 6 लोग थे। केवल एक ही प्रारंभिक चरण फाउंडेशन स्थापना में था, अन्य 5 मध्य चरण में थे। उनमें से साधना में सर्वोच्च मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर बाजनाक वाला बाल्ड ईगल था और उसकी दिव्य भावना में 16 पैटर्न थे। उनके साथी वरिष्ठ भाई बहन महान संप्रदाय के शिष्य होने के नाते गहन साधना में तल्लीन, उल्लेखनीय आध्यात्मिक कलाकृतियों और ताओवादी कौशल के साथ तथा युद्ध में अनुभवी होने के कारण त्रुटिहीन समन्वय करते थे। संख्या में 4 से 6 की अधिकता होने के बावजूद भी वे किसी नुकसान में नहीं थे। मुंह हुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। विभिन्न महान संप्रदायों से कियानजू राज्य सीमा के साधकों के लिए सच है। भविष्य में वो उनके साथ बने रहेंगे, लेकिन मुंह हुआ थोड़ा चिंतित था। फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। ये गतिरोध निश्चित रूप से कोई समाधान नहीं था। विशेष रूप से बाल्ड ईगल, जिसके पास साधना का लाभ था, एक चांदी की लंबी तलवार पकड़े हुए ओयांग फैन के साथ मुकाबला कर रहा था। वह शांत दिख रहा था और स्पष्ट रूप से कुछ चालें बचाकर रख रहा था। इस स्थिति में मुंह हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, उन्हें पहले अन्य पाप साधकों को मारना चाहिए, फिर सेना में शामिल होकर प्रमुख बाल्ड ईगल पर हमला करना चाहिए। मैदान पर स्थिति वैसी ही थी जैसी मुंह हुआ ने अनुमान लगाया था। स्पष्टतः ओयांग फैंग और अन्य लोग भी यही सोच रहे थे। सबसे पहले प्रारंभिक चरण फाउंडेशन स्थापना में पाप साधक को शांगुआनजू ने दोषपूर्ण पाया, जिसने तेजी से दूरी कम कर दी और कुछ ही क्षणों में उसे नीचे गिरा दिया। हुआ कियान ने कई स्पिरिट नीडल्स को शूट करने का अवसर लिया। इस प्रकार प्रारंभिक चरण फाउंडेशन स्थापना साधक को स्थापित किया गया। मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, यह मूर्ख जिसे आत्म जागरूकता नहीं है, मिड स्टेज फाउंडेशन प्रतिष्ठान में जल्दबाजी में हाथापाई में शामिल हो गया। न तो सतर्क नजर रखी और न ही भागने की कोशिश की। वह मरने वाला पहला व्यक्ति बनने का हकदार था। इसके बाद ये 5 के मुकाबले 4 हो गया। मुंह हुआ ने कोई कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, वह पहले निरीक्षण करना चाहता था। शत्रु को जानो और स्वयं को जानो और तुम कभी पराजित नहीं होगे। सबसे पहले ओयांग फैंग और उनके वरिष्ठ भाइयों और बहनों का मुकाबला व्यवस्थित और समन्वित था। उनका सहयोग मॉन्स्टर हंटर्स के बीच के सहयोग के समान था। ये केवल तलवार क्यूई के साथ निकट युद्ध बंधन और मंत्र के साथ लंबी दूरी का दमन था। दुश्मन की खामियों पर नजर रखने, उनकी चोटों को बढ़ाने और उनके जीवन को लेने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना था। उन्होंने कोई भी श्रेष्ठ तकनीक का उपयोग नहीं किया, न तो सुरक्षा के लिए गोल्ड बॉडी तकनीक और न ही तलवार नियंत्रण हत्या चालों के लिए आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण। विरोधी पाप साधकों के साधन समान थे, सिवाय इसके कि उनकी आध्यात्मिक कलाकृतियां जहरीली थीं, उनकी आध्यात्मिक शक्ति में कुछ विचित्रता थी और उनकी ताओवादी कौशल चालें दुर्लभ और विदेशी थीं। मुंह हुआ ने काफी देर तक देखा, दोनों पक्षों की चाल और हमलावर आदतों से खुद को परिचित किया, दुश्मन की हर कार्रवाई और चाल को समझा। फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। अब कदम उठाने का समय आ गया है। यदि वह अब अपना हाथ नहीं दिखाता तो वे उसकी ताकत को नहीं जान पाते। उसके सीखे हुए मंत्र व्यर्थ हो जाएंगे। दूर तक लड़ाई जारी रही। चट्टानें बिखर गईं, मंत्रों का प्रचलन हुआ और शरीर साधना में चालों का आदान प्रदान हुआ। उस समय जब शांगुआनजू की विशाल तलवार ने दबाव डाला तो काले वस्त्र पहने एक पाप साधक को अनाड़ीपन से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे एक दोष उजागर हो गया। मुरोंग कयुन ने ये देखा, अपनी आंखें केंद्रित की, एक तकनीक का उपयोग किया और पंचरंगी आत्मा प्रकाश की एक रेखा निकली जो पाप साधक के कंधे पर लगी। आत्मा का प्रकाश कपड़ों को भेदता हुआ त्वचा में घुस गया, खून की एक धार खींच दी और तुरंत खून को सुखा दिया, जिससे एक निशान रह गया।
पाप साधक लड़खड़ा गया, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं, वह दर्द से शापित हो गया। उसने खतरे को देखा और भागने के लिए मुड़ा। शांगुआनजू ने अपनी तलवार से उस पर वार किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल तलवार बहुत धीमी थी और उसे रोकने में असफल रही। मुरोंग कइयुन ने मंत्र को दृढ़ किया, जिसका उद्देश्य विजय प्राप्त करना तथा पाप साधक का वध करने के अवसर का लाभ उठाना था। लेकिन मंत्र अंततः एक कदम से बहुत धीमा था, पाप साधक को रोके बिना केवल उसकी बाह को खरोंच रहा था। पाप साधक ने पीछे मुड़कर मुरोंग कइयुन को विष भरी निगाहों से देखा और बुरी तरह से शाप दिया। कुतिया। उसने इन व्यक्तियों को याद कर लिया और अपनी चालन तकनीक को सक्रिय करते हुए वहां से खिसकने, कहीं छिपने, फिर इन संप्रदाय के शिष्यों के लिए परेशानी खड़ी करने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके दिल में एक ठंडक सी महसूस हुई। ... ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर उस पर थी। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, कहीं से एक हल्के नीले रंग की पानी की रोशनी प्रकट हुई, जिसने एक पिंजरे का रूप ले लिया और उसे सुरक्षित रूप से कैद कर लिया। उसी समय उसे डूबने की घुटन भरी अनुभूति ने घेर लिया। पाप साधक हिल नहीं सकता था, उसे घुटन और मतली महसूस हो रही थी तथा उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। ये कैसा जादू था? इस बीच शांगुआनजू और मुरोंग कइयुन भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन युद्ध की क्षणभंगुर प्रकृति को समझते हुए उन्होंने तुरंत अपना धैर्य वापस पा लिया और अवसर का लाभ उठाया। शांगुआनजू की तलवार की चाल ने कई पाप साधकों को रोक दिया जो सहायता के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे थे। मुरोंग कइयुन ने अपने नाजुक हाथ के एक झटके से एक मंत्र बनाया, जिससे एक उज्ज्वल 5 रंग का आत्मा प्रकाश मंत्र तैयार हुआ। जल कारागार तकनीक में फंसे पाप साधक ने बार बार संघर्ष किया और अंततः मुक्त हो गया। उनके पास मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना साधना थी, जबकि मोहुआ केवल प्रारंभिक चरण फाउंडेशन स्थापना में था और उसकी आध्यात्मिक जड़ें कमजोर थीं और आध्यात्मिक शक्ति कम थी। उसके मंत्र हालांकि तेज थे, थोड़ा कम प्रभावी थे, लेकिन जल कारावास तकनीक द्वारा फंसे रहने के कुछ समय के लिए ही वह काफी था। जैसे ही पाप साधक जल कारागार से आजाद हुआ और ऊपर देखा, एक आत्मिक प्रकाश लापरवाही से प्रकट होकर उसकी छाती में घुस गया। हालांकि यह घातक नहीं था, लेकिन इसने उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। ओयांग फैंग बगल में पाप कल्टीवेटर बाल्ड ईगल के साथ उलझ गया। हुआ कियान एक नाजुक दिल के साथ किनारे से लड़ाई को देख रहा था। उसने पाप कल्टीवेटर के हृदय मेरिडियन को मारने के लिए 2 आत्मा सुइयों को फेंकने का अवसर लिया। कुछ ही क्षणों में पाप साधक जल कारागार तकनीक में फंस गया। 5 तत्वों की आत्मा प्रकाश से छेदा गया तथा 100 फूल आत्मा सुई से मारा गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह मौके पर ही मर गया। ये घटनाक्रम एक क्षण में घटित हुआ, जिससे स्थिति में भारी परिवर्तन आ गया। 4 के विरुद्ध 4 और एक मुंह हुआ छाया में छुपकर ध्यान से देख रहा था। प्रारंभिक चरण फाउंडेशन स्थापना में 1 और मध्य चरण फाउंडेशन स्थापना में 1, 2 पाप साधकों की मृत्यु हो गई। बाल्ड ईगल के चेहरे का भाव शांत हो गया। एक ठंडी और अशुभ निगाह से उसने आसपास के माहौल को देखा और डरावने स्वर में बोला, कौन कायर घात लगाने की हिम्मत करता है? ओयांग फैंग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। मुरोंग कइयुन और अन्य लोगों को ये बात समझ में आई, लेकिन वे अंदर से सदमे में थे। यह मोहुआ था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ, ये जूनियर फॉर्मेशन मास्टर, इतना मुश्किल और अजीब मंत्र जानता होगा, इसे इतनी जल्दी लागू करेगा और समय को इतनी सटीकता से पकड़ लेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बहुत कुशल थे, मानो वह अक्सर ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहता हो। आसपास कोई प्रतिध्वनि नहीं थी। बाल्ड ईगल की गहरी और हर जगह फैली हुई निगाहें उसकी दिव्य इंद्रिय से निरीक्षण करती रहीं। वर्तमान स्थिति में ये धूर्त हमलावर, चाहे वह कोई भी हो या उसका प्रशिक्षण स्तर कुछ भी हो, अनिवार्य रूप से एक छिपा हुआ खतरा था। ओयांग फैंग को डर था कि बाल्ड ईगल को पता चल जाएगा कि मोहुआ कहाँ छिपा है, इसलिए उसने अचानक अपनी निगाहें कड़ी कर ली और अपनी तलवार क्यूई को तेज कर दिया। अपने हमलों में तेजी ला दी और सख्ती से घोषणा की, कमीने, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाल्ड ईगल ने थोड़ा गुस्से में भौहें चढ़ाईं और जीभ चटकाई, लेकिन ओयांग फैंग को संभालने के लिए उसे अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। मुरोंग कइयुन और अन्य लोगों ने भी इस दुर्लभ अवसर को समझते हुए पूरी ताकत लगा दी, कुछ भी नहीं रोक पाए तथा सामूहिक रूप से अग्रणी बाल्ड ईगल पर हमला करने से पहले शेष पाप साधकों को खत्म करने की योजना बनाई। मोहुआ अब अधिक सहज था। वह घास पर लेटा हुआ कोई धुन गुनगुनाता हुआ लड़ाई देख रहा था और फिर अवसर का लाभ उठाते हुए उसने दुश्मन को नियंत्रित करने के लिए जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया।
जब वह कोई चाल चलता तो यह निश्चित था कि पाप साधक को चोट लगेगी। एक और कदम और एक पाप साधक अपनी जान गंवा देगा। मुरोंग कय्यून और उनके संप्रदाय के अन्य उत्कृष्ट शिष्य ऐसे अवसर को नहीं चूकेंगे। 6 या 7 जल कारावास तकनीकों को तैनात करने के बाद उपस्थित पाप साधकों में से मृत मर चुके थे, गंभीर रूप से घायल थे, केवल बाल्ड ईगल अभी भी संघर्ष कर रहा था। अब वह घबरा गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, काय शाप देने वालों, गुप्त बाणों से किसी को हानि पहुंचाना कौन सा कौशल है। मो हुआ शुरू में उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, वह उसे बेदर्दी से मारने या उसे गंभीर रूप से घायल और मौत के कगार पर छोड़ने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि वह बात करने के लिए आगे बढ़ता, उसे उम्मीद थी कि शायद वह उसे क्रोधित करके मार देगा। लेकिन जब उसने देखा तो मोहुआ को एहसास हुआ कि बाल्ड ईगल के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बस अपना परिचय दिया, आगे बढ़े और सीनियर सिस्टम मुरोंग के बगल में खड़े हो गए। मोहुआ को देखकर बाल्ड ईगल की अभिव्यक्ति हिल गई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति अंधेरे में छिपा हुआ था, अपने भाइयों को मारने के लिए भयावह मंत्रों का उपयोग कर रहा था, वह एक छोटा सा शरारती बच्चा होगा जिसके चेहरे पर अभी भी जवानी के निशान हैं। हालांकि अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं और वह मोहुआ को घूरने लगा। इन मध्य अवस्था फाउंडेशन स्थापना संप्रदाय के शिष्यों से निपटना आसान नहीं था और वह बाद में बदला ले सकता था। लेकिन इस निम्न स्तरीय चालाक छोटे भूत को आज यही मरना होगा। उसके दिल में दबी नफरत को खत्म करने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। बाल्ड ईगल की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ओयांग फेंग ने बाल्ड ईगल की आंखों में जानलेवा भाव देखा और उसकी निगाहें गहरी हो गईं। मुरोंग कय्यून ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए चिंतित होकर कहा, तुम बाहर क्यों आए हो? मो हुआ ने बाल्ड ईगल की ओर इशारा किया और दृढ़ता से घोषणा की, उसे एक समस्या है। हर कोई दंग रह गया। मुरोंग कय्यून ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, उसके साथ क्या गलत है? उसके सिर में कोई समस्या है? मो हुआ ने आत्मविश्वास से कहा, सर क्या दिक्कत है? मो हुआ ने तीखी आवाज और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा, वह गंजा है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी किसान भी अचंभित रह गए। मुरोंग कय्यून और अन्य लोगों को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें। क्रोध से उबलते हुए न केवल बाल्ड ईगल की आंखें लाल हो गईं, बल्कि उसका चेहरा भी क्रोध से लाल हो गया। फिर भी उसी समय थोड़ा असुरक्षित महसूस करते हुए, जैसे कि उसका रहस्य उजागर हो गया हो, उसने पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया। ये देखकर ओयांग फेंग ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे रोक दिया। लेकिन मो हुआ चिल्लाया, इसके बाल काट दो। गंजा ईगल क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम छोटे बदमाश हो। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि ओयांग फेंग की तलवार की चाल ने उसे बाधित कर दिया। ओयांग फेंग कुछ असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन अवचेतन रूप से उसने मोहुआ के सुझाव के अनुसार ही किया। उसके हाथ में तलवार क्यूई से तेज पीली मेपल लॉन्ग स्वॉर्ड थी और उसने बाल्ड ईगल के बालों पर लगातार वार किए। बाल्ड ईगल ने उग्रता से संघर्ष किया, अजीब तरीके से बचाव किया, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी। मामूली चोटों की अनदेखी करते हुए और घातक तलवार क्यूई से बचते हुए उसने हठपूर्वक अपनी खोपड़ी की रक्षा की। ऐसा लगता था कि वह अपने बालों को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। भले ही उसका शरीर घायल हो जाए, भले ही उसकी त्वचा फट जाए और मांस फट जाए, एक भी बाल नहीं गिर सकता। थोड़े संघर्ष के बाद शांगगुआनजू भी सहायता के लिए शामिल हो गया। वह एक विशाल तलवार चलाता था और यदि वह सचमुच दाढ़ी बनाना शुरू कर देता तो उसके प्रत्येक वार से एक बड़ी तलवार कट जाती। बाल्ड ईगल घबरा गया, पीछे हटते हुए लड़ने लगा, जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन मो हुआ अभी भी वहीं था। उसने उंगली से इशारा किया, जबकि जल कारावास तकनीक उभरी, जिसने उसे जगह पर रोक दिया। अंत में दर्जनों राउंड के बाद मुरोंग कय्यून अब और नहीं देख सकती थी और उसने 5 रंगों वाली आत्मा प्रकाश को संघनित करने का अवसर लिया। अपने नाजुक हाथ की ओर इशारा करते हुए आत्मा प्रकाश बाहर निकल गया। बाल्ड ईगल को मारा जो बाएं और दाएं अवरुद्ध था, चकमा देने में असमर्थ था, जिससे वह लड़खड़ा गया। शांगगुआनजू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी विशाल तलवार को बाल्ड ईगल की गर्दन पर घुमाया। जानलेवा हालात में गंजेबाज के पास तलवार से बचने के लिए अपना सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी गर्दन तो बच गई, लेकिन उसके बाल नहीं बचे, एक बड़ा हिस्सा सीधे मुंडवा दिया गया। बचा हुआ विग भी अपने आप गिर गया, जिससे गंजा सिर दिखाई देने लगा। मो हुआ की आंखें चमक उठी और उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया।
जैसा कि उसने उम्मीद की थी, यह मध्यम आयु वर्ग का किसान वास्तव में गंजा था। इसके अलावा सिर्फ सामान्य रूप से गंजा नहीं, उसके गंजे सिर पर टैटू की तरह विभिन्न आकृतियां बनी हुई थीं। मो हुआ ने आंखें सिकोड़कर सोचा, जैसा कि अपेक्षित था। बाल्ड ईगल के गंजे सिर पर जो पैटर्न था वह वास्तव में एक संरचना थी, और इसके अलावा इसके गठन के पैटर्न बहुत ही विशेष थे, जो ईगल के पंजे और आंखों के साथ उकेरे गए थे, जो जानवर के पैटर्न से मिलते जुलते थे। एल्डर मास्टर शुन ने एक बार कहा था, जानवर राक्षसों के समान। इस तरह की संरचनाएं नाइन स्टेट के दक्षिण में बर्बरीक जंगल के पार की भूमि में रहने वाले जंगली जनजाति के किसानों द्वारा पीढ़ियों से हस्तांतरित की जाती रही हैं। 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न गठन ने बाल्ड ईगल को घूर कर देखा, उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। जब वह पहले छिपकर देख रहा था, तो उसकी दिव्य इंद्री ने कुछ गड़बड़ महसूस की। इस बाल्ड ईगल के सिर पर संरचना पैटर्न के निशान थे। इसके अलावा आभा अपरिचित थी। इससे ये संकेत मिलता है कि बाल्ड ईगल के सिर पर एक संरचना छिपी हुई थी, और यह एक ऐसी संरचना थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था या अध्ययन नहीं किया था। सचमुच उसने सही अनुमान लगाया था। ... ये दुर्लभ 4 प्रतीक संरचना थी। एल्डर मास्टर जून के अनुसार इस प्रकार के गठन में जानवरों के पैटर्न जैसे पैटर्न थे, और यह राक्षस जानवरों से संबंधित था। यदि 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों की नींव गहरी नहीं थी, तो इसे जल्दबाजी में सीखने से मानवता की हानि हो सकती थी। इस संरचना में खामियां थीं, इसलिए ताइक्सू गेट ने संभवतः शिष्यों को 4 प्रतीकों वाली संरचना नहीं सिखाई। भले ही इसमें खामियां हो, फिर भी एक संरचना ही थी। मो हुआ अभी भी इसे देखना और इससे सीखना चाहता था, लेकिन अगर ताइक्सू गेट यह नहीं सिखाएगा, तो ये गंजा गेट ही एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे वह अभी के लिए 4 प्रतीकों की तरह संरचनाओं के बारे में सीख सकता है। वह निश्चित रूप से उसे भागने नहीं दे सकता था। मो हुआ की निगाहें बाल्ड ईगल पर टिकी हुई थीं। ओयांग फैंग और अन्य लोग कुछ आश्चर्यचकित थे। जब मो हुआ ने बाल्ड ईगल का सिर मुंडवाने के बारे में चिल्लाया, तो उन्होंने सोचा कि वह बस बचकानी आवेगपूर्ण बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि बाल्ड ईगल के सिर के बारे में वास्तव में कुछ अजीब था। 4 प्रतीकों सरणी पैटर्न। मुरो कयुन ने चुपचाप मो हुआ की ओर देखा, वह अंदर से चौंक गया। मो उपनाम वाले इस जूनियर भाई को संरचनाओं की इतनी गहरी समझ थी। दूसरी ओर बाल्ड ईगल की अभिव्यक्ति क्रूर थी, उसका क्रोध बेकाबू था, और उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसके सिर पर बनी आकृति को प्रकट नहीं किया जाना था, और वह कोई सुराग भी नहीं छोड़ सकता था, वरना अगर किसी समझदार ने देख लिया तो उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं धरी की धरी रह सकती थीं। जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी, तो उन्होंने अपने गंजेपन के कारण इसे नहीं छिपाया था। उन्होंने 4 प्रतीकों वाला हॉक क्लॉ फॉर्मेशन बनाया था, जिसके कारण उन्हें बाल्ड ईगल उपनाम मिला। बाद में जब उसे इसकी गंभीरता का एहसास हुआ, तो उसने अपना भेष बदल लिया, अपने गंजेपन को छुपा लिया तथा पैटर्न को ढक लिया। जो लोग उसका असली चेहरा जानते थे, उनमें से अधिकांश मारे जा चुके थे। बहुत समय तक किसी को भी इसकी खोज नहीं हुई थी। यद्यपि अन्य लोग अभी भी उसे बाल्ड ईगल कहते थे, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक उपनाम के रूप में लिया और इस बात की परवाह नहीं की कि वह वास्तव में गंजा था या नहीं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटा सा भूत इसे इतनी गंभीरता से लेगा। अपना नाम बाल्ड ईगल सुनकर उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह गंजा होगा, और यहां तक कि उसने अपनी विग भी उतार दी, जिससे उसके सिर पर बना फॉर्मेशन दिखाई देने लगा। बाल्ड ईगल को बहुत अपमानित महसूस हुआ, वह घृणा से अपने दांत पीसने लगा। अच्छा, जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी निगाहें ठंडी हो गईं, खासकर जब उसने मो हुआ को देखा। उसकी चमकदार आंखें और सफेद दांत उसके गंजे रूप को उत्सुकता से देखते हुए वह क्रोध से जल उठा। 4 प्रतीकों वाला बाज पंजा गठन देखा गया था, फिर तो उन सबको मरना ही था, अन्यथा वह सज्जन को अपनी बात समझाने में सक्षम नहीं होगा। वह सज्जन का क्रोध सहन नहीं कर सका। बाल्ड ईगल की आंखों में भय झलक रहा था, उसके बाद हत्या का इरादा। उसकी पुतलियां रक्त वाहिकाओं से घनीभूत थीं। मारना। अचानक बाल्ड ईगल के सिर के ऊपर का संरचना पैटर्न जीवंत हो उठा। टोटेमिक पैटर्न से गहरा हरा रंग निकल रहा था। पैटर्न की रेखाएं कांप रही थीं, आपस में मिल रही थीं और बदल रही थीं, मानो किसी जहरीले बाज के नुकीले पंजे हों जो बेहद खतरनाक हों। ईगल पैटर्न के भीतर से एक अजीब शैतानी शक्ति बाल्ड ईगल की त्वचा से उसके मेरिडियन में घुस गई, उसके रक्त के माध्यम से उसके पूरे शरीर में बह गई, उसके मांस के साथ विलीन हो गई।
बाल्ड ईगल ने अपने दांत भींच लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। ईगल पैटर्न धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया। एक विचित्र और अशुभ आभा धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। ओयांग फैंग की आंखें कांप उठीं। परेशानी को भांपते हुए उन्होंने तुरंत अपनी तलवार की नोक को इंगित किया। तलवार क्यूई एक इंद्रधनुष की तरह निकली, सीधे बाल्ड ईगल के हॉट मेरिडियन को निशाना बनाते हुए। बाल्ड ईगल द्वारा 4 प्रतीकों के निर्माण की शक्ति के अवशोषण को बाधित करने का इरादा था। अन्य लोगों ने भी कार्रवाई की। 100 फूल आत्मा सुई, स्वर्ण चमक भारी तलवार, 5 रंग आत्मा प्रकाश, सभी गंजा ईगल की ओर दौड़े। मो हुआ ने जल कारावास तकनीक का भी अभ्यास कराया, लेकिन बाल्ड ईगल ने फॉर्मेशन की शक्ति को अवशोषित कर लिया था और वह हवा की तरह आगे बढ़ रहा था और इन सभी तलवार चालों और मंत्रों को चकमा दे रहा था। केवल ओयांग फैन की तलवार क्यूई ने उसकी छाती को खरोंच दिया, जिससे एक लंबा खून का निशान बन गया। बाल्ड ईगल कुछ दूरी पर दृढ़ता से खड़ा होकर उपहास कर रहा था। ताइया तलवार तकनीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी छाती पर लगा खून धीरे धीरे सूख गया, घाव धीरे धीरे ठीक हो गया, मानो नया हो। एक घायल राक्षस जानवर जैसा लग रहा था, जिसने मजबूत रक्त क्यूई द्वारा शक्ति प्राप्त कर अपने मांस को पुनर्जीवित कर लिया था। और बाल्ड ईगल के सिर पर बना पैटर्न भी हिलना बंद हो गया। 4 प्रतीक हॉक पंजा गठन पूरी तरह से सक्रिय। बाल्ड ईगल के पूरे अस्तित्व से एक मजबूत राक्षस क्यों उत्सर्जित होता था। हालांकि वह मानव जैसा दिखता था, लेकिन मानव त्वचा में लिपटे एक बाज प्रकार के राक्षस जानवर जैसा दिखता था। ओयांग फैंग ने भौहें चढ़ाईं, उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। राक्षसी तकनीकों में अप्रशिक्षित, फिर भी राक्षसी शक्ति रखता है। ये सिर्फ एक साधारण 4 प्रतीकों का निर्माण नहीं है। आप पर वास्तव में कौन सी संरचना अंकित है? बाल्ड ईगल ने व्यंग्य किया। ब्रह्मांड असीम है, संरचनाएं गहन और विशाल हैं। आप कुलीन परिवार के वंशज, स्वार्थ तक सीमित, अपने आप को प्रतिभाशाली कहने वाले, संकीर्ण सोच वाले मेरे निर्माण को कैसे समझ सकते हैं? बाल्ड ईगल ने ये कहने के बाद ठंडे स्वर में उपहास किया, अपने हाथ ऊपर उठाए और उसकी उंगलियां आश्चर्यजनक रूप से तीखे, विषैले रक्त से सने पंजों में बदल गईं। मैंने फॉर्मेशन सक्रिय कर दिया है। आज तुम सब यहीं मरने वाले हो। ओयांग फैंग ने गहरी आवाज में चेतावनी दी, सावधान। इस बीच मो हुआ पहले ही भाग चुका था। बाल्ड ईगल को 4 प्रतीकों के निर्माण की शक्ति को अवशोषित करते हुए देखकर उसका शरीर टैटू से ढका हुआ था, भयानक लग रहा था। वह तुरंत छिपने के लिए दूर भाग गया और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति और रूप को छिपाने के लिए छिपाव का उपयोग किया। जैसे ही बाल्ड ईगल मोहुआ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह पहले उस पर कुल्हाड़ी मारना चाहता था। उसने पाया कि मोहुआ बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जिससे वह हताश होकर लगभग खून थूकने लगा था। काय, डरावनी बिल्ली, बाल्ड ईगल ने गुस्से से शाप दिया। मोहुआ को इसकी परवाह नहीं थी। ठीक है, मैं बहुत डरपोक हूं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? बाल्ड ईगल के पास वास्तव में मोहुआ से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन यह उसकी दिव्य भावना नहीं थी जो बढ़ी थी। चूंकि वह पहले मोहुआ को नहीं ढूंढ सका था, इसलिए वह अब भी उसे नहीं ढूंढ सका। बाल्ड ईगल ने फिर से शाप दिया और फिर उसकी निगाहें भयावह हो गईं। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक छुप सकते हो। मैं पहले इन कुछ वरिष्ठ भाइयों को मार डालूंगा और तुम्हारी 2 वरिष्ठ बहनों का बलात्कार करूंगा और तुम बस छिपकर देख सकते हो। ओयांग फैंग की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और शांगगुआनजू और हुआ कियान दोनों गुस्से में थे। ... मुरोंग कयुन के चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन फिर भी उसने स्थिरता से कहा, अपने मन को स्थिर करो, उत्तेजित मत हो, आओ हम सब मिलकर उसे मार डालें। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही बाल्ड ईगल अचानक बाहर निकला। उसके पंजे तीखे थे और उसने हरे रंग की रोशनी सीधे मुरोंग कयुन के गले पर मारी। मुरोंग कयुन ने भौहें चढ़ाईं और पीछे हटने के लिए एक चाल तकनीक अपनाई। ओयांग फैंग आगे बढ़े, उनकी तलवार क्षैतिज थी। उन्होंने बाल्ड ईगल को रोक दिया और मुरोंग कयुन को अपने पीछे ढाल लिया। बाल्ड ईगल ने अपना पंजा घुमाया और राक्षसी शक्ति उमड़ पड़ी और एक ही चाल में ओयांग फैंग से टकरा गई। ओयांग फैंग को केवल अपने बाघ के मुंह में सुन्नता महसूस हुई। एक तेज राक्षसी शक्ति ने उसकी बाह को छेद दिया, जिससे दर्द हो रहा था और उसका शरीर भी कई कदम पीछे हट गया। ये राक्षसी शक्ति इतनी शक्तिशाली है। ओयांग फैंग का दिल थोड़ा ठंडा पड़ गया और वह बाल्ड ईगल की अगली चाल के लिए और भी अधिक तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। फिर भी जब उसने ऊपर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, चिल्लाते हुए, जूनियर भाई शांगगुआन, सावधान रहें।
ये पता चला कि एक चाल से ओयांग फैन को पीछे धकेलने के बाद बाल्ड ईगल ने लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अचानक दिशा बदल ली। उसके पंजे हवा की तरह तेज थे और उसने दूसरी ओर पकड़ लिया जहां शांगुआनजू था। शांगुआनजू ने बाल्ड ईगल को ओयुयान फैन के साथ वार करते देखा और मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी भारी तलवार आधी ही फट पाए और बाल्ड ईगल ने ओयुयान फैन को छोड़ दिया और सीधे उस पर हमला कर दिया। बाल्ड ईगल की चाल तेज थी और उसके हमले भी तेज थे, लेकिन शांगुआनजू, जो वर्षों से कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में घुला मिला था, उसे युद्ध का भरपूर अनुभव था। वह जानता था कि अपनी सारी शक्ति बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि कुछ ऊर्जा आकस्मिक परिस्थितियों के लिए बचाकर रखनी चाहिए। इस प्रकार भले ही भारी तलवार की चाल धीमी थी, फिर भी वह बाल्ड ईगल के अचानक हमलों से निपटने के लिए सहजता से चाल बदल सकता था। लेकिन उसी क्षण बाल्ड ईगल की आंखों में एक लाल रोशनी चमक उठी। उसके शरीर पर आभा एक क्षण में ही अत्यधिक बढ़ गई। संरचना के भीतर राक्षसी शक्ति, जिसे उसने जानबूझकर संग्रहित किया था और पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया था, एक पल में उसके अंगों में भर गई। राक्षसी शक्ति के बढ़ने के साथ बाल्ड ईगल का भौतिक शरीर और भी अधिक मजबूत हो गया। उसकी रक्त क्यूई अधिक सशक्त हो गई, उसकी चालें तेज हो गईं तथा उसका आकार भी काफी तेज हो गया, और उनकी शक्ति फॉर्मेशन के समर्थन के साथ निकट आ रही थी। फाउंडेशन स्थापना का अंतिम चरण। सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव बदल गए। इस बिंदु पर वे सभी समझ गए, बाल्ड ईगल ने खुद को रोक रखा था। उसने जानबूझकर अपनी कुछ ताकत छुपा रखी थी ताकि युद्ध के दौरान अचानक सामने आकर स्थिति को मोड़ सके। शांगुआनजू का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी स्थिति खतरनाक हो गई। ओयांग फैंग ने अपनी तलवार उठाई, मुरोंग कयुन ने एक मंत्र का प्रयोग किया और हुआ कियान ने आत्मा सुयो का प्रयोग किया, लेकिन वे सभी बहुत धीमे थे और अत्यधिक शक्तिशाली पाप साधक बाल्ड ईगल को रोकने में असमर्थ थे। तभी कहीं से पानी की रोशनी की एक चमक और पानी से भरा एक जेल का पिंजरा प्रकट हुआ, जिसने बाल्ड ईगल को घेर लिया। बाल्ड ईगल ने ठंडी आवाज में सूंघते हुए कहा। उसका शरीर एक बाज की तरह था, अचानक तेजी से बढ़ा, जल कारावास तकनीक के ताले को तोड़ दिया और फिर अपने जहर से टपके पंजे उठाए शांगुआनजू के हृदय मेरिडियन पर हमला किया। लेकिन मोह हुआ कि जल कारावास तकनीक हालांकि बाल्ड ईगल को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसे अपनी गति तकनीक बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे अंततः उसे कुछ क्षण के लिए विलंबित होना पड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान शांगुआनजू पीछे हट गया। बाल्ड ईगल का पंजा ज्यादा नहीं फटा था और ताइशु दाओवादी वस्त्र भी सुरक्षात्मक था। हालांकि वह खून के धब्बों से फटा हुआ था और उसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, फिर भी उसने उसके जीवन को प्रभावित नहीं किया था। इससे पहले कि शांगुआनजू अपनी सांस पकड़ पाता, बाल्ड ईगल ने जीत की तलाश में पहले शांगुआनजू को मारने का इरादा किया। एक कम भारी तलवार साधक के साथ मुकाबला करने से अन्य को मारना बहुत आसान हो जाएगा, विशेष रूप से उन दो महिला शिष्यों को जो दूर से मंत्र और आध्यात्मिक कलाकृतियों का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन मोहुआ ने तेजी दिखाए और उसे वहीं फंसाने के लिए एक और जल कारावास तकनीक का प्रयोग किया। बाल्ड ईगल ने भौहें चढ़ाई और बलपूर्वक अपनी चाल की तकनीक को आगे बढ़ाया, जिससे वह इस बंधनकारी चाल से बच गया। फिर हुआ कियान ने बायहुआ जिनिक्सियु दाओवादी रोग पहनकर स्पिरिट नीडल्स का प्रयोग करते हुए बाल्ड ईगल पर हमला किया। बार बार रोके जाने पर गंजा चील गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके शरीर पर मौजूद संरचनाएं हट गईं, उसकी मांसपेशियां उभर आईं और एक गहरे हरे रंग की राक्षसी शक्ति ने उसके पंजों को ढांक लिया, जो हिंसक रूप से चीर रही थी और खूनी हवा चल रही थी। शक्तिशाली राक्षसी शक्ति ने हुआ कियान की सभी 100 फूलों की आत्मा सुइयों को नष्ट कर दिया। हुआ कियान की दिव्य इंद्री पीड़ाग्रस्त हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी अपने दांत पीस लिए और इस अवसर का लाभ उठाते हुए शांगुआनजू को और दूर ले गई। शांगुआनजू की छाती पर खून के 3 धब्बे थे, लगातार खून बह रहा था, जहर भी था, जिसे अंतहीन परेशानियों से बचने के लिए जल्दी से ठीक करना था। शांगुआनजू ने तुरंत ठीक होने के लिए गोलियां ले लीं। हुआ कियान ने अपने स्टोरेज बैग से एक बैकअप स्पिरिट नीडल निकाला, जो उसके सामने शांगुआनजू की रक्षा कर रहा था। लेकिन इस तरह की स्पिरिट नीडल बैकअप होने के कारण पिछली 100 फ्लावर्स स्पिरिट नीडल की तुलना में बहुत कम प्रभावी थी, जिससे बाल्ड ईगल को कोई खतरा नहीं था, केवल एक बचाव के रूप में काम कर रही थी और शांगुआनजू की रक्षा कर रही थी जब तक वह ठीक से ठीक नहीं हो गया। एक क्षण में ही 4 में से 2 ने अपनी लड़ने की क्षमता खो दी।
बाल्ड ईगल गुप्त रूप से पीछे हट गया और अचानक बाहर निकल आया, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ और वह ठंडे स्वर में उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। वर्तमान में उनके लिए एकमात्र खतरा ओयांग फैंग और मुरो कयुन थे। बाल्ड ईगल ने दोनों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसकी भयंकर बाज जैसी आंखें और भेड़िया जैसी निगाहें थीं। उसने एक संक्षिप्त चूक में फिर से मुरो कयुन पर हमला किया। और ओयांग फैंग हालांकि साधना के मामले में नुकसान में था, उसे भी दांत पीसकर बाल्ड ईगल से मुकाबला करना पड़ा। एक ही राज्य की सीमा से उनके संप्रदाय संबद्ध थे। साधकों के बीच, चाहे वे अलग अलग संप्रदायों से हों, कमोबेश मित्रता होती थी। वह अपने छोटे भाइयों और बहनों को बाल्ड ईगल के हाथों पीड़ित होते नहीं देख सकता था, अन्यथा उसे हमेशा अपराध बोध और पश्चाताप का सामना करना पड़ता। ओयांग फैंग की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, उनकी निगाहें तेज थीं। स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई। बाल्ड ईगल ने तब एक चंचल नजर दिखाई, ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये दोनों उसके खिलाफ कितनी देर तक टिक सकते हैं। बार वे हार गए। बाल्ड ईगल ने अपने होंठ चाटे, उसकी नजर वासना भरी नजरों से मुरोग कयुन और हुआ कियान पर घूम रही थी। इतने लंबे समय तक माउंट दियानकांग में फंसे रहने के कारण उसे किसी महिला के करीब आए हुए काफी समय हो गया था। बाल्ड ईगल के भीतर इच्छा जागृत हुई। अचानक एक नीली रोशनी पिंजरे के रूप में प्रकट हुई और उसे घेर लिया। अचानक से पकड़े जाने पर बाल्ड ईगल की चाल धीमी हो गई। वो बच निकलने में असफल रहा और बर्फीले जल कारागार में कसकर कैद कर लिया गया। यद्यपि ये केवल कुछ ही क्षणों तक चला, लेकिन उसे चक्कर आने जैसी असुविधा महसूस हुई, मानो वह पानी में डूब रहा हो। उसके हृदय से तुरंत ही कामुक विचार समाप्त हो गए तथा उसके स्थान पर केवल घृणा की गहरी भावना आ गई। धत्तेरी की बदबूदार छोटा भूत। बाल्ड ईगल क्रोधित था। वह लापरवाह था और उसने उस छोटे भूत को उसे आश्चर्यचकित करने का मौका नहीं दिया था। इस बीच ओयांग फैंग ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी तलवार को बाल्ड ईगल के गले पर चलाया, लेकिन गहराई तक नहीं, बल्कि केवल त्वचा को चीरते हुए। मुरो कयुन की पंचतत्व आत्मा प्रकाश हालांकि लक्ष्य से थोड़ा हटकर थी और बाल्ड ईगल के माथे पर नहीं लगी थी, लेकिन उसने उसके कान के आधे हिस्से को झुलसा दिया था। अपनी चोट के कारण बाल्ड ईगल के दिल में ठंडक महसूस हुई। अभी सही समय नहीं आया है। मुझे ध्यान केंद्रित करने, लड़ाई का शीघ्र निर्णय करने और इन दो लोगों को वश में करने की आवश्यकता है। तो फिर मैं उस छोटे भूत की परेशानी से निपट लूंगा। बाल्ड ईगल की आंखों में घृणा चमक उठी, उसकी राक्षसी शक्ति बिना किसी संकोच के प्रकट हो गई तथा ओयांग फैंग के प्रति उसकी चालें और भी अधिक क्रूर हो गईं। साथ ही वह महुआ की जल कारावास तकनीक के प्रति भी सतर्क था। जब भी उसे दिव्य इंद्रिय द्वारा जकड़े जाने का संकेत मिलता या उसके चारों ओर जल प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का हल्का उतार चढ़ाव दिखाई देता, तो वह उस छोटे से भूत की योजनाओं का शिकार होने से बचने के लिए अपनी गतिशीलता तकनीक का उपयोग करके तुरंत बच निकलता। बाल्ड ईगल पूरी तरह से सतर्क था, इसलिए वह एक बार फिर जल कारावास तकनीक से बचने में सफल रहा। इस बीच वह शांत हो गया और उसने अपने दिव्य इंद्रिय का एक हिस्सा आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने में लगा दिया। वह उस छोटे भूत का कोई भी निशान ढूंढना चाहता था, लेकिन वह क्षेत्र खाली था, खाली दिव्य इंद्रिय दृष्टि से किसी का कोई निशान नहीं दिखा। बाल्ड ईगल ने भौहें चढ़ाईं। ये छोटा सा भूत काफी मायावी था। सचमुच कोई निशान नहीं दिख रहा। क्यों? क्या उसके पास कोई आध्यात्मिक गुप्त कला थी, या उसकी गुप्त तकनीक बहुत परिष्कृत थी, या शायद उसकी दिव्य भावना बहुत प्रबल थी? बाल्ड ईगल ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। चाहे दैवी संवेदना कितनी भी प्रबल क्यों न हो, यह संभव नहीं है कि वह इस पर ध्यान ही न दे। यदि वह लापरवाह न होता तो उस छोटे भूत की जल कारावास तकनीक उस पर कब्जा नहीं कर पाती, जिसका अर्थ था कि उसकी दिव्य इंद्रिय उसकी अपनी इंद्रिय से अधिक शक्तिशाली नहीं थी। ये बात सही भी थी, क्योंकि वह छोटा सा भूत फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में था, और वह क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण के शिखर पर थे। उसकी दिव्य भावना उसकी अपनी भावना से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है? वह इतनी अच्छी तरह से इसलिए छिपा था क्योंकि उसके पास कोई खजाना या कोई विरासत थी। एक छुपा खजाना, यह एक महान खोज होगी। बाल्ड ईगल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर ऐसा है तो मेरा महान भाग्य आ गया है। इसके बाद उस छोटे भूत को पकड़ो और सब कुछ पता लगाओ। बाल्ड ईगल के चेहरे पर मुस्कान भयावह थी। अल्पविराम। झाड़ियों में लेटे हुए महुआ को अचानक एक पूर्वाभास हुआ, मानो कोई भयंकर बाज उसे निशाना बना रहा हो। महुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे पाने की हिम्मत
इस बाल्ड ईगल को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वह ताइक्सु गेट का एक साधारण शिष्य था जो शांतिपूर्वक साधना कर रहा था और गंभीरतापूर्वक फॉर्मेशन के बारे में सीख रहा था। वह बाल्ड ईगल जैसे खलनायक द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा उसे अपने बड़े भाई बहनों के सामने खुद को सक्षम साबित करना था। यह मिशनों में मिलने जुलने और मेरिट पॉइंट अर्जित करने की उनकी भविष्य की योजनाओं से संबंधित था। और 4 प्रतीकों के गठन के साथ भी समस्या थी। 4 प्रतीकों वाली संरचना उस समय कुछ भयावह लग रही थी, उचित संरचना नहीं लग रही थी, लेकिन यह उचित थी या नहीं, इसका पता उसे इसकी समीक्षा और अध्ययन के बाद ही चल पाएगा। किसी को भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस संरचना को एक मौका मिलना चाहिए था। क्या होगा अगर वह सही रास्ते पर लौट सके? तब वह इसका खुले तौर पर अध्ययन कर सकेगा। भले ही वह इसका अध्ययन न कर सके, फिर भी इस पर शोध करना भविष्य में रक्षा के लिए अच्छा होगा। मो हुआ को एक और अवसर मिला और उसने कुछ जल कारावास तकनीकों का प्रयोग किया। बाल्ड ईगल ने उन सभी को चकमा दे दिया और उसके चेहरे पर घृणा और तिरस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। मो हुआ ने सिर हिलाया। ये गंजा ईगल आज निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन अभी समय सही नहीं था, उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। मो हुआ ने कुछ देर और इंतजार किया, जब तक कि शांगुआनजू की चोटें कुछ हद तक ठीक नहीं हो गईं, और हुआ कियान ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गोलियां ले लीं। दोनों दांत पीस रहे थे और बाल्ड ईगल की घेराबंदी में शामिल हो रहे थे। तभी उसे पता चल गया कि मौका आ गया है। ये वह समय था जब उनकी टीम अपनी सबसे मजबूत स्थिति में थी, और बाल्ड ईगल की आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। यदि वे उसे अब नहीं मार सकते और उसे अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों को मारने का अवसर मिल जाता है, तो यह समस्यापूर्ण होगा। या यदि उसे यह एहसास हो जाए कि स्थिति निराशाजनक है और वह चुपके से भाग जाए, तो ये भी अच्छा नहीं होगा। मो हुआ मुरोंग कय्यून के पास चुपके से गया और फुसफुसाया, बड़ी बहन। मुरोंग कय्यून, जो पूरी तरह से अपना जादू डालने और बाल्ड ईगल को रोकने में व्यस्त थी, जब उसने उसे सुना तो चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि यह मोहुआ था तो वह निश्चिंत हो गई। हालांकि जल्द ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने आह भरी, जूनियर भाई मो, आपको पहले जाना चाहिए। लड़ाई जारी रहने पर परिणाम अनिश्चित था और वह मोहुआ की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती थी। लेकिन मोहुआ ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आप उस तरह की श्रेष्ठ तकनीक जानती हैं जो बहुत शक्तिशाली है? मुरोंग कय्यून अचंभित रह गया, फिर धीरे से सिर हिलाया, हाँ, मैं एक को जानता हूं, लेकिन इन परिस्थितियों में ऐसी तकनीक का उपयोग करना बहुत जोखिम भरा था। इसके अलावा हो सकता है कि यह लक्ष्य पर भी न लगे। यदि ऐसा हुआ भी तो ये बाल्ड ईगल को नहीं मार सकता, जिसका भौतिक शरीर इस संरचना द्वारा लगभग फाउंडेशन स्थापना लेट स्टेज के स्तर तक मजबूत हो गया था। एक ही वार से इतने शक्तिशाली मंत्र पर इतनी अधिक ऊर्जा खर्च करने के बाद यदि वे उसे मारने में असफल रहे तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। मो हुआ ने आत्मविश्वास से उसकी छाती थपथपाई, बड़ी बहन, चिंता मत करो, बस अपना जादू करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मुरोंग कय्यून आश्चर्यचकित था, इसे आप पर छोड़ दें? मैं एक ऐसी संरचना जानता हूं जो पंचतत्वों की शक्ति को बढ़ा सकती है। अगर आप बढ़ी हुई शक्ति के साथ एक बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें तो आप उस गंजेबाज को एक ही वार में मार सकते हैं। हुआ ने सिर हिलाया। मुरोंग कय्यून ने अपना मुंह खोला, आप भी इस संरचना को जानते हैं? 5 तत्वों की शक्ति को बढ़ाना। संरचना में महान दाव समाहित है जो गहन और विस्तृत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि सभी प्रकार की अकल्पनीय संरचनाएं मौजूद हों। लेकिन मुरोंग कय्यून को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि मोहुआ को इतनी दुर्लभ संरचना के बारे में कैसे पता था। आखिर उसने ये सब कहाँ से सीखा? ... और वह इसमें निपुणता कैसे प्राप्त कर सका? मोहुआ ने हाथ हिलाया, ये छोटी मोटी बातें हैं। मुरोंग कय्यून ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया। समय सीमित था, वास्तव में अब उसके पास इन मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। एक पल सोचने के बाद मुरोंग कय्यून ने फैसला किया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हिचकिचाहट से अराजकता पैदा होती है। ऐसे क्षणों में यदि कोई हिचकिचाहट महसूस करे तो वह संभवतः जीत का अवसर खो देगा। इसके अलावा इस यात्रा में मोहुआ, ये कनिष्ठ भाई, यद्यपि युवा था और बहुत अधिक शिक्षित नहीं था, फिर भी वह बहुत चतुर था और निर्माण पैटर्न के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी थी। वह जो मंत्र जानता था वह स्पष्ट था, लेकिन उसकी तकनीक त्रुटिहीन थी। इसके अलावा मोहुआ की निगाहें स्पष्ट और शुद्ध थीं,
वो एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान बच्चा होगा जो कोई भी भयावह साजिश नहीं रचेगा। उसके शब्दों पर भरोसा किया जा सकता था। मुरोम कय्यून ने अपना मन बनाया और कहा, वह संरचना। बहन, बस अपना जादू करो, बाकी की चिंता मत करो, मोहुआ ने कहा। मुरोम कय्यून अचंभित रह गई, लेकिन फिर भी उसने मोहुआ पर भरोसा रखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने ओयांग फैंग से कहा, वरिष्ठ भाई फैंग, कृपया उसे विलंबित करें। ओयांग फैंग ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन एक पल बाद उसे अंदाजा हो गया कि मुरोम कय्यून क्या योजना बना रहा है। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन मनन करने के बाद उसने मना नहीं किया। चूंकि वरिष्ठ बहन मुरोव दुश्मन को मारने के लिए एक बेहतर तकनीक का उपयोग करना चाहती थी, इसलिए उसके पास इसके अपने कारण होंगे। चीजों को खींचना पहले से ही हताशा का कार्य था। ओयांग फैंग ने तलवार क्यूई के साथ बाल्ड ईगल को रोकने के लिए शानगुआंजू और हुआ कियान के साथ सेना में शामिल हो गए। इस समय उन सभी के बीच एक मौन सहमति थी। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। यदि संभव हो तो कुलीन कुलों के शिष्य हमेशा कुछ श्रेष्ठ ताओवादी जादू सीखते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ओयांग फैंग की गहन साधना के साथ बाल्ड ईगल को नियंत्रित करने के लिए उनकी आवश्यकता थी, जो शरीर और गति दोनों में तेज था और एक दुर्जय शारीरिक शक्ति रखता था। वरिष्ठ भाई जू घायल हो गए, और वरिष्ठ बहन हुआ की शक्ति मुख्यतः उसकी आध्यात्मिक कलाकृतियों पर निर्भर थी। इसलिए सीनियर सिस्टर मुरोग, जो पंचतत्व मंत्र में निपुण थी, सबसे अच्छी पसंद थी। मो हुआ ये भी देखना चाहता था कि 5 तत्वों के स्रोत संरचना द्वारा प्रवर्धित होने के बाद सुपीरियर 5 एलिमेंट्स मंत्र कितना शक्तिशाली होगा। ओयांग फैंग और अन्य लोगों ने बाल्ड ईगल से जूझने की पूरी कोशिश की। बिना देरी किए मुरोव कयुन ने भी क्यूई को संघनित करना और अपना मंत्र डालना शुरू कर दिया। उसके शरीर से तेज और चमकदार 5 रंगों वाली रोशनियां निकल रही थीं, जो आकाश में बादलों की तरह उसके चारों ओर इकट्ठी हो रही थीं, जिससे वह बादलों के बीच एक परी की तरह क्रिस्टल की चमक से चमक रही थी। 5 तत्व दीप्तिमान जुए। ये ताइक्सू गेट का वास्तविक प्रसारण था, जो एक श्रेष्ठ तकनीक थी जिसमें सभी 5 तत्वों का समावेश था। हालांकि इन रोशनियों में से केवल एक ही चमकदार सोने की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 5 तत्वों का रेडियंट जीव अत्यधिक गहरा था, और मुरोव कयुन ने अब तक केवल इस मंत्र की स्वर्ण श्रृंखला ही सीखी थी। वह सभी 5 तत्वों को एक में संयोजित करने में असमर्थ था। फिर भी फाउंडेशन स्थापना चरण के दौरान इस तकनीक की शक्ति पहले से ही काफी उल्लेखनीय थी। बाल्ड ईगल ने भी इस हंगामे को देखा। वह एक क्षण के लिए चौंका और फिर मन ही मन उपहास करने लगा। मूर्ख, क्या आप मुझे एक ही बार में उच्च दाववादी जादू से मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सभी संप्रदाय के अनुयायी तलवारों पर लगातार बहस करने से मूर्ख बन गए हैं? बस वे भव्य लेकिन बेकार चालें सीख रहे हैं। अस्तित्व की वास्तविक लड़ाई में कोई तुच्छ दिखावा नहीं होता, ये सीधे सीधे प्रभावशीलता पर आधारित होता है। अगर अराजक ब्लेड से जान जा सकती है तो औपचारिकताएं भूलकर अराजक ब्लेड से ही मार डालो। अनावश्यक चालें न लगाएं, वरना आपकी ही जान जा सकती है। बेहतर तकनीक। बाल्ड ईगल ने मुरोव कयुन को देखा और ठंडी सांस ली। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या इस तकनीक की शक्ति से उसकी मौत भी हो सकती है। यदि ऐसा हो भी सकता है तो भी यह संदिग्ध था कि क्या दिव्य इंद्रिय उसे मजबूती से जकड़ सकती है। एक बार यह चूक गया तो ये जादू नष्ट हो गया, और फिर मौत का सामना करने वाले लोग आप सभी होंगे। बाल्ड ईगल की आंखें भयावह थीं, लेकिन वह आसानी से निडर रहा। मुरोव कयुन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रही और उसकी आभा धीरे धीरे ऊंची होती गई, लेकिन इतनी शक्तिशाली शक्ति भी बाल्ड ईगल को केवल एक पल के लिए ही सतर्क कर पाए। तभी मो हुआ ने अपना छोटा सा हाथ जमीन की ओर उठाया। शुद्ध स्वर्ण रंग का एक पैटर्न, जो 5 तत्वों की मूल शक्ति से समृद्ध था, घूमता हुआ सतह पर आया और एक संरचना में परिवर्तित हो गया। प्रथम श्रेणी 13 पट्टियां, अंतिम गठन। मुरोव कयुन, जो जादू कर रही थी, ने अचानक अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। ये है परम गठन। और मुरोव कयुन का चेहरा अविश्वास से भर गया। इस जूनियर भाई ने फॉर्मेशन कैसे बनाया? जमीन पर एक साधारण उंगली का इशारा और संरचना प्रकट हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सामान्य बुद्धि अस्त व्यस्त हो गई हो। कब से इस तरह से फॉर्मेशन बनाए जाने लगे? और जिस क्षण मो हुआ ने दिव्य भावना को संचारित किया और परम संरचना का चित्रण संरचना पूरा किया, एक रहस्यमय और स्पष्ट स्वर्णिम प्रकाश तुरंत ऊपर उठा, जिसने मुरोव कयुन को ढक लिया। परम संरचना पर खड़े होकर मुरोव कयुन ने अपने मेरिडियन में हल्का दर्द महसूस किया,
उसकी आध्यात्मिक शक्ति का संचार तेज हो गया और उसकी स्वर्ण श्रृंखला आध्यात्मिक शक्ति बेचैन हो गई, मानो 5 तत्वों की स्रोत शक्ति के साथ संचारित हो गई हो, और ये लगातार उबलना। आध्यात्मिक शक्ति उबल रही है। मुरोंग कइयुन की निगाहें हिल गईं। फिर जैसे ही मंत्र पूरी तरह से गाढ़ा हो गया, उसकी स्वर्ण श्रृंखला 5 तत्व रेडियंट ज्यू परिष्कृत हो गई, जैसे पिघले हुए सोने की तरह। इसकी भव्यता विशाल, शक्तिशाली रूप से बढ़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परम संरचना ने उसकी श्रेष्ठ तकनीक को बलपूर्वक एक स्तर ऊपर उठा दिया है। दूर जाकर बाल्ड ईगल की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया, उसकी पुतलियां चौंक गईं। क्या हो रहा है? इस तकनीक की शक्ति अचानक इतनी अधिक कैसे हो गई? बिना कुछ सोचे वह मुड़ा और भाग गया। 5 तत्वों के तेजस्वी जीव की आश्चर्यजनक शक्ति को देखकर ओयांग फैंग और अन्य लोग अचानक होश में आ गए और एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए बाल्ड ईगल को भागने से रोकने का प्रयास करने लगे। मुरोंग कइयुन ने पहले ही अपनी दिव्य इंद्री से बाल्ड ईगल को पकड़ लिया था। उसके नाजुक हाथ के एक झटके से परम संरचना द्वारा समर्थित सुनहरे प्रकाश का एक विशाल विस्तार आकाश में फैल गया, जिसने बाल्ड ईगल की ओर जाने वाली हर चीज को अपने घेरे में ले लिया। बाल्ड ईगल की आंखें हरे प्रकाश से चमक उठीं और उसके शरीर पर संरचना पैटर्न रुक रुक कर टिमटिमाने लगे। उसकी आभा कुछ हद तक मायावी हो गई। उसी समय उसके चारों ओर दैत्य क्यूई अचानक तीव्र हो गया, जिससे दिव्य संवेदना की धारणा धुंधली हो गई। मुरोंग कइयुन का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। दिव्य इंद्रिय लॉक ऑन गलत हो गया है। चमकदार रोशनी से भरा, चकाचौंध और सुंदर, फिर भी घातक इरादे से भरा आकाश बाल्ड ईगल की ओर घूम गया, लेकिन आखिरी क्षण में ऐसा लगा जैसे वह अपना लक्ष्य खो चुका है और अपनी दिशा नहीं बदल सकता। बाल्ड ईगल के चेहरे पर घबराहट और राहत दोनों झलक रही थी, जैसा कि महान निर्जन वंश के 4 प्रतीक गठन से अपेक्षित था। इससे एक बार फिर उसकी जान बच गई। बाल्ड ईगल ने ठंडी हंसी निकाली और चमकती रोशनी से बचने के लिए मुड़ गया। लेकिन तभी मुंह हुआ ने भी एक हल्की सी मुस्कान दी और एक शैतानी सा छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई। उसकी पुतलियों में अजीबोगरीब काले पैटर्न उभर आए। उनकी दिव्य इंद्रिय, जो अनेक जंजीरों की तरह मजबूत और लचीली थी, 4 प्रतीकों की संरचना की धुंध को भेदती हुई बाल्ड ईगल को, जो भागने की कोशिश कर रहा था, रोक लेती थी। एक शक्तिशाली दिव्य विचार उतरा। बाल्ड ईगल ने इसे महसूस किया और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा मौत की तरह पीला